नमस्कार। बेबाक लाइव में हम आपके सामने फिर हाजिर हैं और हम रोज आपके सामने अब कुछ डेवलपमेंट जो हमारे राज्य में हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, कुछ भी हो, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और इसका दायरा बढ़ाता जा रहा हूँ। वैसे सर्दी का मौसम है, मौसम ठंड है काफ़ी। हमारे जितने भी लोग हैं उनसे यही निवेदन है कि ठंड से बचें और अपने अपने घरों में रहें। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका भी ध्यान रखें, मास्क पहने। तो आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक बहुत ही मज़ेदार पत्र, और उस पर कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है बिहार में, जनता दल यूनाइटेड क्या करने जा रही है, भाजपा कौन सी रणनीति अपना रही है, ये थोड़ी सी झलक इसकी आपको मिलेगी। जैसा आपको पता है कि चुनाव हारने के बाद पत्र पर मैं आऊँगा और वो पत्र को मैं पढ़ूंगा। जो पोस्ट पर आया है हमारे, वो पत्र है राजद के वरिष्ठ एवं बिहार की राजनीति में अब जो जोरदार पकड़ रखने वाले, चाणक्य भी मानते हैं लोग उनको, कभी नीतीश कुमार के साथ रहे, उनको मजबूत किया, उनके साथ खड़े रहे, फिर अब राजद में वो एक गार्जियन की भूमिका में हैं और लिखते हैं खुलकर और बातों को अच्छी तरीके से परोस देते हैं। राज्य की राजनीतिक स्थिति पर क्या हालात हैं, क्या पार्टियों में चल रहा है, ये वो बेखूबी लिखते हैं। आज उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है। ये पत्र मैं पढ़ूंगा, थोड़ा मैं एनालाइज कर दूँ कि अभी क्या स्थिति है कांग्रेस की बिहार की राजनीति में। जनता दल यूनाइटेड किस तरह अपने आप को मजबूत करने पर लगी है और भाजपा क्या कर रही है। आपको पता ही होगा कि अभी चुनाव होने के बाद पहला मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ, उसके बाद विस्तार की बात हो रही है। विस्तार की बात मैंने पहले भी बताया कि ये 14 तारीख के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत होगा, चूँकि हर एक राजनीतिक दल दिन, समय, तिथि देखकर ही कोई शुभ काम करती है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि राजनीति कोई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये मुझे नहीं लगता। अब मैं आता हूँ कांग्रेस की स्थिति पर। पहले जिस तरह से चुनाव हारने के बाद जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी को फिर एक छतरी में लोगों को, पुराने लोगों को लाने में जुट गए हैं, उसी तरह कांग्रेस जो है वो बहुत दमदार दिख नहीं रही है बिहार में। 19 सीट जीतने के बाद 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटों पर अभी भी दमदार नहीं दिख रही है और अभी भी कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि पता नहीं कांग्रेस के कितने विधायक एनडीए में जाएंगे, कितने टूटेंगे, ये सब चल रहा है। और दूसरी ओर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कुछ उदासीन सा दिख रहा है और सोनिया गांधी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने आप को बिठाया जरूर है, मगर बीमार रहने के कारण वो बहुत एक्टिव नहीं है। राहुल गांधी किसान आंदोलन में, किसानों के पहले बात में उन्होंने की है, मगर इस किसान आंदोलन में बहुत खुलकर वो सामने नहीं आए हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जनता दल यूनाइटेड जो है वो अपने पुराने साथियों को लाने की तैयारी में है। ये मैंने पहले भी बताया, उपेंद्र कुशवाहा, माधव, ये सारे लोग फिर से। चर्चा ये भी है कि जहानाबाद के पूर्व सांसद
अरुण कुमार भी नीतीश कुमार के साथ जुड़ेंगे और इस बहाने आरएलएसपी के जो पुराने लोग हैं वो फिर जनता दल यूनाइटेड के साथ यानी एनडीए के का पार्ट बनेंगे। चर्चा ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा, ये नीतीश कुमार पर निर्भर है और दोनों नीतीश कुमार किसको क्या पोर्टफोलियो देंगे ये अभी तक कह नहीं सकते, मगर बाजार में ये भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा अति उत्साह में आ गए और उनको लगता है कि अब हमारी जो गाड़ी है वो ठीक चलेगी, तो वो अपने पत्नी को भी विधान परिषद से टिकट मांगने की पेशकश कर रहे हैं। तो ये तो आगे की बात है। तो इस तरह से नीतीश कुमार लगातार कोशिश में है कि हमारी पार्टी जो हमारी संख्या कम हुई है वो संख्या में बढ़ोतरी हो और जो सामाजिक समीकरण है, जो राजनीतिक वोट का समीकरण है, मेरा पहले की तरह मजबूत हो, इसमें वो लगे हैं। और गुरुवार को नहीं बुधवार को जो उनके पटना में जो उनकी बैठक हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे अपने लोगों को, उसमें बंगाल के लोग भी आए थे और बंगाल के जनता दल यूनाइटेड के लोग भी थे, तो वो 75 सीट पर वहाँ चुनाव लड़ने की बात की है। किसके साथ लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। मगर नीतीश कुमार इन दिनों फिर एक्टिव दिखे हैं और अपने उनके जो सबसे करीबी माने जाते हैं आरसीपी जो सांसद भी रहे हैं और उनके साथ बहुत पुराने समय से, जब वो रेल मंत्री थे उस समय से उनके साथ है, उन्होंने एक तरह से कहा कि मेरे बाद आरसीपी। अब इसके पीछे क्या राजनीति है वो दल के लोग जानेंगे। तो नीतीश कुमार जिस तरह से अप डाउन हो रहे हैं, 14 में जब वो लोकसभा चुनाव हार गए, फिर समीकरण बनाकर 15 में लालू प्रसाद यादव के साथ आकर फिर उन्होंने अपना एक जमीन बनाया और समीकरण बनाते हुए वो फिर भाजपा के साथ 2020 का चुनाव लड़े और 2019 का लोकसभा लड़े। उन्होंने देख लिया स्थिति और 2000 लोकसभा के सीट के चुनाव में भी उन्होंने अपने को मजबूत किया। फिर वो भाजपा के साथ ही जब चुनाव लड़े 2020 की, तब उनकी सीटें घटी। क्या कारण था? एंटी इनकम्बेंसी था या फिर कुछ भीतरगाट था, ये तो वो खुद समझ रहे होंगे। तो नीतीश कुमार बहुत ही बैलेंस तरीके से अपने को फिर से मजबूत करने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर आरजेडी और लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उस आरजेडी पहले दो लोग उनसे छिटके, आरएलएसपी 3 लोग, आरएलएसपी वीआईपी और हम एक खसक गए। उसके बाद अब जो तानातानी चल रही है कांग्रेस और आरजेडी के बीच, तो ये संकेत कुछ दे रहा है कि दही चूड़ा का जो पर्व होगा 14 तारीख को, उसके बाद कोई नया समीकरण बनेगा। चूंकि सच बात यह है कि पूरे देश के पैमाने पर कांग्रेस की स्थिति अब वो नहीं है जो पहले कांग्रेस मानी जाती थी। तो ये ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश हो गए हैं और खुलकर वो केंद्र सरकार के साथ उनके खिलाफ वो कुछ करने की स्थिति में नहीं दिखते हैं। आपस में चाहे वो गैर भाजपा एरिया हो, वहाँ पर भाजपा ने अपनी पैठ बनाई है। केरला में भी अभी सुना कि भाजपा का एंट्रेंस हुआ, बंगाल में भी चल रहा है। तो भाजपा जो रणनीति के तहत देश का चुनाव लड़ती है वो एक अलग तरीके से लड़ती है। राज्य में, बिहार में हर हाल में उनको शुरू से नीतीश कुमार की ज़रूरत पड़ती है और नीतीश कुमार के साथ ही वो चाहते हैं कि जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण बनाकर चुनाव लड़े। तो कांग्रेस के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया कि इनकी स्थिति पूरे देश में गड़बड़ चल रही है। नेतृत्व जो है वो बहुत ही
निराश है कांग्रेसी कार्यकर्ता, भले बयान दे दें कि कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस आगे वाला भविष्य है, मगर जो स्थिति कांग्रेस की है तो वो स्थिति में मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ वर्षों में कांग्रेस फिर से अपने स्थिति में लौटेगी, बशर्ते उन्हें कुछ करना पड़ेगा। और बिहार में भी जिस तरह का नेतृत्व है उसमें नहीं लगता है कि गार्जियन भाव है, सब अपने आप में हैं, सब अपनी स्थिति में लगे हुए हैं। तो वैसे कांग्रेस के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, जो शिवानंद तिवारी जी का पत्र जब मैं पढ़ूंगा उसके बाद फिर मैं एनालाइज करूंगा कि उन्होंने जो भेजा है, मैं उसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बता देता हूं और उसके बाद फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, व्हाट्सएप पर भेजा, कांग्रेस पार्टी की बैठक होने जा रही है। इसे आप मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पता नहीं उस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की हालत बिना पतवार के नाव की तरह हो गई है। कोई इसका खेवनहार नहीं। राहुल गांधी अनिच्छुक राजनेता है। वैसे भी यह स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी में लोगों को उत्साहित करने की क्षमता नहीं है। जनता की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी के लोगों का ही भरोसा उन पर नहीं है। इसलिए जगह जगह के लोग कांग्रेस पार्टी से मुंह मोड़ रहे हैं। खराब स्वास्थ्य के बावजूद बहुत ही मजबूरी में सोनिया जी काम चलाओ अध्यक्ष के रूप में किसी तरह पार्टी को खींच रही है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मुझे याद है सीताराम केसरी, ये शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि मुझे याद है कि सीताराम केसरी के ज़माने में पार्टी किस तरह डूबती जा रही थी। वैसी हालत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का कमान संभाला था और पार्टी को सत्ता में पहुंचा दिया था। हालांकि उनके विदेशी मूल को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। भाजपा की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी में भी उनके नेतृत्व को लेकर गंभीर संदेह व्यक्त किया गया था। शरद पवार आदि उसी जमाने में सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के ही मुद्दे पर पार्टी से अलग हुए थे। हालांकि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मिला बहुमत सोनिया जी के नेतृत्व को मिला था। इसलिए सोनिया जी ही प्रधानमंत्री कुर्सी की स्वाभाविक अधिकारी थी, लेकिन उनका प्रधानमंत्री नहीं बनना असाधारण कदम था। उसी कुर्सी के लिए हमारे देश के दो बड़े नेताओं ने क्या क्या नाटक किया था हमारे जेहन में है। आप अपनी जगह पर शिवानंद फिर लिखते हैं कि अपनी जगह पर मनमोहन जी को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया था। यूपीए के नेताओं का उनके नाम पर समर्थन पाने के लिए वे सबसे उनको मिला रही थी। उसी क्रम में मनमोहन सिंह जी को लेकर लालू जी का समर्थन हासिल करने के लिए उनके तुगलक लेन वाले आवास पर आई थी। संयोग से उस समय मैं वहां उपस्थित था। बहुत नज़दीक से उनको देखने का अवसर उस दिन मुझे मिला था। प्रधानमंत्री की कुर्सी त्याग कर आई थी। उस दिन उनका चेहरा मुझे आज तक स्मरण है। उनके चेहरे पर आभा थी, त्याग की आभा उनके चेहरे पर दमक रही थी। अद्वितीय शांति उनके चेहरे पर थी। लालू जी ने मेरा उनसे परिचय कराया। मैंने बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम किया। ये अपना संबंध सोनिया गांधी से बता रहे हैं। आज उन्हीं सोनिया गांधी जी अब आगे जो उन्होंने लिखते हैं, आज उन्हीं सोनिया जी के सामने एक यक्ष प्रश्न है, पार्टी या पुत्र, या यूं कहिए कि पुत्र या लोकतंत्र। कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मैं नहीं जानता हूं कि मेरी बात उन तक पहुंचेगी या नहीं, लेकिन देश के समक्ष जिस तरह का संकट मुझे दिखाई दे रहा है, वही मुझे अपनी बात उनके सामने रखने के लिए मजबूर कर रहा है। कांग्रेस पार्टी आज के दिन भी क्षेत्रीय पार्टी से ऊपर है। कई राज्यों में वही भाजपा के आमने सामने है। इसलिए वो जनता की नज़रों में विश्वसनीय बने, मौजूदा सत्ता का विकल्प बने, या लोकतंत्र को और देश की एकता को बचाने के लिए जरूरी है। अंत में मेरे अंदर का पुराना राजनीतिक कार्यकर्ता मुझे बोलने के लिए दबाव दे रहा है। संभव है कि जिस पार्टी में मैं हूँ
उसका नेतृत्व मेरी इस बात को पसंद नहीं करे, लेकिन अब मैं किसी के पसंद, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइन है कि उनका नेतृत्व मेरी इस बात को पसंद नहीं करे, लेकिन अब मैं किसी के पसंद और नापसंद से ज़्यादा अहमियत अपनी आत्मा के आवाज़ को देता हूँ, और उसी की आवाज़ के अनुसार मैं सोनिया जी से नम्रतापूर्वक अपील करता हूँ कि जिस तरह वह अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी का मोह त्याग कर कांग्रेस को बचाया था, आज उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पुत्र मोह त्याग कर देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए कदम बढ़ाइए। और शिवानंद तिवारी, तो ये चिट्ठी जो उन्होंने, ये जो संदेश और चिट्ठी जो कहिए जो उन्होंने लिखा है, एक तरह से उन्होंने पुत्र परिवारवाद पर भी चोट किया है, और उन्होंने लिखा है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, जिस पार्टी में मैं हूँ उस पार्टी में भी पुत्र का साम्राज्य है, वो जानते हैं, और उसी तरह कांग्रेस का भी पुत्र मोह का साम्राज्य है, ये वो जानते हैं। उसके बाबत उन्होंने लिखा है, और उनके इस लेखनी पर आरजेडी के किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दी है। तो ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखी, ये बहुत ही अंदर से लिखा गया पत्र है, और उन्होंने एक साथ उन सारे तमाम नेताओं को पर चोट किया है जो पुत्र मोह में परेशान हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ कि इस चिट्ठी को लेकर कांग्रेस पार्टी में बहुत खलबली है। कांग्रेस के दो प्रवक्ताओं से ने कहा, प्रेमचंद मिश्रा जो प्रवक्ता और एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि लगता है शिवानंद जी भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है। दूसरी तरफ आनंद माधव जो प्रवक्ता है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भैया पहले वो खुद अपने थाली यानी वो देखें, और वो जिस थाली में खाते हैं उसी में वो छेद करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने पुत्र मोह की बात की है, उनका इशारा भी लालू प्रसाद यादव की तरफ है, इसलिए उनके इस बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं और इसको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। मगर शिवानंद तिवारी ने जिस तरह का पत्र लिखा, इस पत्र में बहुत दिन के बाद उनकी आत्मा से लिखा हुआ ये पत्र है, और अब उन्होंने वो पार्टी लेवल से ऊपर उठ के बात करना चाह रहे हैं। अब वो जैसे नीतीश कुमार के साथ थे, अभी लालू प्रसाद जी के साथ हैं, अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया उधर से नहीं आई। तो कांग्रेस को भी अगर उन्होंने पत्र लिखा है, कांग्रेस की हालात तो सही में बहुत अच्छी नहीं है, और किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी के अल्टरनेटिव में कोई नेता अभी फिलहाल दिखता नहीं है। चारों तरफ राजस्थान में फिर परेशानी है, गुलाम नबी आज़ाद हो, चिदम्बरम हो, फिर कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता हों, वो चुप बैठे हैं। वो किसान आंदोलन पर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम ही प्रतिक्रिया आ रही है। बहुत दिनों के बाद आज एक प्रतिक्रिया राहुल गांधी की आई है कि किसान के साथ मिल बैठकर बातचीत करें। तो अब जो बिहार में समीकरण बनने जा रहा है, चूँकि अब ये बात भी लोग कहते हैं कि आरजेडी कांग्रेस को कभी भी ज़्यादा सीट देने के पक्ष में नहीं था। 2015 में भी कांग्रेस 20 से 21 सीट कांग्रेस को देने के पक्ष में था। नीतीश कुमार ने ही पहल की थी और उन्हें 40 सीट जो मिली थी, सच्चाई ये थी कि वो नीतीश कुमार के पहल पर ही वो सीट मिली थी। और अबर जो 70 सीट आरजेडी ने दिया था, वो जो सीटें उनको दी गई थी, तो वो सीट जहां उनको लड़ना नहीं था वो दे दी गई थी। और उसी प्रदेश कांग्रेस ने भी जो टिकट बांटा था वो भी मैंने चर्चा किया पहले ही। तो आज जो शिवानंद तिवारी जी का जो कल से ये सोशल मीडिया में ये पत्र सही है, तो पत्र में अगर उन्होंने लिखा है तो पत्र में कहीं न कहीं दम है। मगर अब लालू प्रसाद यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आरजेडी के लोग इस पर क्या बोलते हैं, कहीं आने वाले 14 के बाद उनका एक सहयोगी दल कांग्रेस भी उनसे अलग न हो, इसकी चर्चा भी राजनीतिक गलियारे में बड़ी तेजी से चल रही है। तो मैं आज आपको
थोड़ा बताया और स्थितियाँ लगभग ये है। और शिवानंद तिवारी जी की चिट्ठी मैंने पढ़कर बताई आपको। और अब ये चिट्ठी क्या रंग लाता है, क्या कार्रवाई होती है, अगर शिवानंद तिवारी के साथ कोई कार्रवाई आरजेडी की तरफ से अगर मान लिया कुछ बातचीत भी होती है, मगर मुझे अभी नहीं लगता कि आरजेडी के किसी नेता ने कुछ कहा। बाद में वो आरजेडी ये कह सकती है कि ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत पत्र है। और इसी के साथ आप लोगों को मैं ये कहते हुए कि चूड़ा दही के बाद बिहार की राजनीति फिर गर्म होगी। और ये सच है कि नीतीश कुमार बिहार के एक बड़े ऐसे नेता हैं जो कमज़ोर पार्टी को मजबूत करते हैं और उसमें लग गए हैं। कांग्रेस अब आप अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरजेडी में तेजस्वी यादव अभी युवा हैं और उनको भी बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना है। तो उन्हें भी चाहिए कि युवा चेहरा बनने के लिए कुछ नए नए चीज़ों पर लड़ाई लड़ें, व्यक्तिगत आरोप ये छोड़ दें और अपने गठबंधन को बचाएं। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।